नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे हैं अपना टारगेट सेकंड ग्रेड मैथ्स की परीक्षा और उसके लिए पिछले वर्षों की परीक्षाओं के अंदर आरपीएससी के द्वारा जो प्रश्न पत्र दिया गया था उन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं और उसके माध्यम से प्रश्न पत्र और हमारी परीक्षा का पैटर्न और उसका स्तर हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी बात हो रही थी 2018 का पेपर हम लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया था। 2016 का पेपर उसका एक भाग हमने 15 प्रश्नों की बात पिछली क्लास में कर ली थी। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग 2016 के ही प्रश्न पत्र की बात करने वाले हैं और 15 से आगे वाले प्रश्नों की बात करने वाले हैं। जो विद्यार्थी आज नए जुड़े हैं उनसे निवेदन रहेगा कि आप अपना खुद का चैनल मैथ्स बाय भावेश सर उसको आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों को भी मोटिवेट करें इसको सब्सक्राइब करने के लिए। और पुराने जो प्रश्न पत्र हैं उनके सॉल्यूशन जो आपके पास में YouTube के ऊपर अवेलेबल होंगे आप उनको भी देखने का प्रयास करें। चलिए सर, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 16, x के सभी वास्तविक मानों के लिए 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का न्यूनतम मान क्या है। देखिए, ये प्रश्न आपका दो प्रकार से पूछा जा सकता है। एक, आपका जो प्रश्न है इसका न्यूनतम मान क्या रहेगा, इस प्रकार से इसका अधिकतम मान क्या रहेगा। दूसरा प्रकार, या इस फलन का परास क्या होगा, परिसर क्या होगी, रेंज अगर फंक्शन के अंदर पूछता है तो। ठीक है ना, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको y मान करके इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है ना, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। यानी हम लोगों ने कहा कि इसका जो मान है वो क्या है, इसका मान y के बराबर है। y जो होगा वो फलन का मान है, y ही आपका न्यूनतम, y की जो रेंज होगी वो न्यूनतम अधिकतम मानों को रिप्रेजेंट करने वाला होगा। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं। तो y प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। मैं इसको x के अवरोही घातों के क्रम में जमाना चाहता हूं, यानी सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर का पद लेना चाहता हूं। तो एक्स स्क्वायर यहां पर कॉमन आ गया, पीछे क्या रहा y माइनस 1। देखिए पक्षांतरण भी हो रहा है ना, ये नेगेटिव हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। उसके बाद में x का पद, तो यहां से मैं x कॉमन लेता हूं तो y प्लस 1 का रूप हो गया और प्लस में y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। आपके दिमाग में आना चाहिए कि x के वास्तविक मानों की बात हो रही है और वास्तविक मान कब होंगे। कोई भी अगर समीकरण आपके पास में है, वास्तविक मान कब देती है, जब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी। तो हमारे पास में यहां पर चूंकि x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो चूंकि x वास्तविक है, ठीक है ना, और अगर x वास्तविक है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि डेल्टा डिस्क्रिमिनेटर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाए। तो b स्क्वायर का मतलब यहां पर y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का अभिप्राय y माइनस 1 और c का अभिप्राय भी y माइनस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। इसका प्रसार करने पर y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 रहा। यहाँ पर y माइनस 1 का होल स्क्वायर तो y स्क्वायर, पहला पद माइनस 4 से गुणा तो माइनस का 4y स्क्वायर, दूसरा पद माइनस 2y माइनस 4 से गुणा तो प्लस का 8y, और तीसरा पद एक माइनस 4 से गुणा माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0। इसको जो आप सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का 3y स्क्वायर हो गया, प्लस का आपके पास में 10y हो गया, माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। इसको आप माइनस से गुणा कर देंगे और जैसे ही आप माइनस से गुणा करते हैं तो हमारी पोजीशन क्या बनती है, माइनस से गुणा करने पर 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3, और माइनस से गुणा करने पर असमीका का निशान आपका बदल जाता है। इसके फैक्टर्स करते हुए आप दो कोष्टक y के दो मान प्राप्त करेंगे और वो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे और नंबर लाइन के ऊपर उसको देखते हैं हम लोग। तो 3y स्क्वायर माइनस में 9y माइनस में y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। पहले में से 3y कॉमन करते हुए y माइनस 3 हो गया, माइनस 1 यहाँ पर y माइनस 3 हो गया, ठीक है जी, लेस देन इक्वल टू 0। पहला कोष्टक आपका y माइनस 3 हो गया, दूसरा कोष्टक 3y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। और यहां से आपके क्रिटिकल पॉइंट्स या क्रांतिक मान जो आपके बन रहे हैं, वे क्रांतिक मान आपके बने 3,1/3। और जब मैं नंबर लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूं तो एक पॉइंट आपका छोटा वाला 1/3 है, दूसरा 3 है। और नंबर लाइन पर हम लोगों ने बातचीत की है कि जब भी इस प्रकार की स्थिति होती है जहां पर पहला पद धनात्मक रखें सबसे बड़ी घात वाला, तो आपका राइट मोस्ट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव, उसके बाद अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में होता है, यानी प्लस माइनस इस प्रकार चलने वाला है। और आपका सिंबल कौन सा है, हमारा सिंबल है लेस देन इक्वल। और लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या हो गया,
नेगेटिव इंटरवल की बात कर रहा है, तो यहाँ y किससे बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग्स कर रहा है 1/3 से 3 के बीच में, ठीक है ना भाई। लेस देन इक्वल है तो 1/3 भी शामिल है और 3 भी शामिल है। तो अगर मान लिया यही प्रश्न फलन के अंदर पूछा जाता तो आपको पूछा था इसका परिसर क्या है, इसकी रेंज क्या है, तो आपका उत्तर 1/3 से 1 हो जाता। लेकिन प्रश्न ने पूछा इसका न्यूनतम मान क्या है, तो इसका न्यूनतम मान मिनिमम वैल्यू आपकी 1/3 हो गई। प्रश्न अगर इसी स्थान के ऊपर इसका अधिकतम मान पूछ लेता तो अधिकतम मान क्या होता, 3 हो जाता। ठीक है सर, चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न लिख देता हूं मैं इस प्रकार से, लिमिट x टेंड्स टू 0 के एक्स कॉट एक्स बराबर, दूसरी लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू 0 x कॉट के एक्स। ये आपका प्रश्न है ना, एक बार थोड़ा सा और लेफ्ट के अंदर लिख देता हूं। ये प्रश्न है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 के एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x कॉट के एक्स। ठीक है, अगर ये दो लिमिट बराबर है तो k का मान क्या होगा। तो चलिए सबसे पहला काम, कॉट को हम लोग कॉस और साइन के पदों में बदल देते हैं। तो हमारा प्रश्न इस प्रकार से कन्वर्ट हो रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये रहा सर के एक्स, कॉट का अभिप्राय हुआ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, x रहा, कॉट को लिखना है मुझे कॉस के एक्स अपॉन में साइन के एक्स। और आपके जानकारी के लिए कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन x अपॉन x ये स्टैंडर्ड वैल्यू आपकी होती है, जिसका मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान देना, साइन x में अगर मैं x का भाग दूंगा तो मुझे यहां पर x का गुणा भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसी क्रम में अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू बनाने के लिए यहां पर के एक्स का भाग दूंगा तो मुझे इस स्थान पर के एक्स से गुणा भी करना पड़ेगा। ये चीज उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए, के एक्स आपका न्यूमरेटर में है, अंश में है, कॉट को हम लोगों ने कॉस बटा साइन के रूप में लिखा था, और एक्स आपका न्यूमरेटर में अंश में है और कॉट को कॉस बटा साइन लिख दिया। स्टैंडर्ड वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए साइन में साइन एक्स बटा एक्स चाहिए मुझे, साइन के एक्स बटा के एक्स चाहिए, तो अगर मैं भाग दूंगा तो वहां गुणा भी करना पड़ेगा। तो अब चलिए सर यहां पर देखते हैं कि ये तो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू बन गई, और ये x नीचे और ये x ऊपर आपका कट गया। ठीक इसी प्रकार से ये x ऊपर और ये x नीचे इस प्रकार से कट गया। इसको एक बार वापस से लिख देता हूं कि हमारा जो रिजल्ट था वो क्या था कि kx से गुणा भाग है तो kx आया, तो ये x ऊपर और ये x नीचे इस प्रकार से कट गया। अब मैं टेकिंग लिमिट कर लेता हूं, अपना रिजल्ट आ गया। ठीक है, और जैसे ही लिमिट आप टेक कर रहे हैं तो स्थिति क्या बन रही है सर, x के स्थान पर 0 लगाने पर k cos 0, cos 0 का मान 1 हो गया, ये स्टैंडर्ड लिमिट से 1 हो गया। सामने की ओर cos ये आपका 0 हो जाएगा, और cos 0 का मान आपको पता है 1 है, अपॉन में k, और इसका मान स्टैंडर्ड लिमिट से 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और k का मान क्या हो गया सर, प्लस माइनस 1। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर रहा सर। ठीक है जी, तो उम्मीद कर रहा हूं कि भाई आपके दिमाग में आ गया। कुल मिलाकर के स्टैंडर्ड लिमिट आपको अरेंज करनी थी। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न जो है थोड़ा सा टिपिकल आपका प्रश्न रहा है ना, थोड़ा टेक्निकल है, और मोस्टली हमें से अधिकांश विद्यार्थी इस प्रश्न को नहीं करने की स्थिति में है ना। dx अपॉन dy बराबर u है, और इसी क्रम में d2x बाय dy स्क्वायर बराबर v आपको दिया हुआ है, और मुझे चाहिए सर d2y बाय dx स्क्वायर का मान किसके बराबर है। अब देखो सर u और v के पदों में, ठीक है ना, तो d2y बाय dx स्क्वायर का मान मुझे चाहिए, dx बाय dy u के बराबर है, d2x बाय dy स्क्वायर v के बराबर है। ठीक है ना, तो चलिए सर हम लोग यहां से देखिए सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और मुझे बताइए dy बाय dx किसके बराबर होगा, 1 अपॉन u के बराबर होगा। भाई अभी जो स्थिति है वो dx बाय dy है। ठीक है, मैं इसका रेसिप्रोकल कर लेता हूं, dy बाय dx और u का रेसिप्रोकल 1 बाय u हो गया। उम्मीद करता हूं ये तो समझ में आ गया। मुझे जो चाहिए, मेरा टारगेट है d2y बाय dx स्क्वायर, और मेरे पास में dy बाय dx आ गया, तो मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेता हूं, है ना। x के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, और जैसे ही x के सापेक्ष आप अवकलन करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए
तो इसका तो रिजल्ट हो गया d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, 1 बाय एक्स का रूप है तो 1 बाय एक्स का हो गया माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय यू स्क्वायर, और फिर u का du बाय डी एक्स। समझ रहे हो बात को? ये आपका रूप हो गया सर du बाय डी एक्स। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। यहां पर du बाय डी एक्स का जो मान रहेगा उसको रखूंगा, उसके बाद अपने प्रश्न का उत्तर निकाल पाऊंगा। अब चलिए, मुझे du बाय डी एक्स चाहिए, ध्यान दीजिए। तो वापस से, है ना, दोबारा से बात कर रहा हूं। यहां dx अपॉन dy बराबर u है। चलो इसको ऐसा कर लेते हैं, u बराबर dx बाय dy है। ये देखिए सर dx बाय dy। तो मैं यहां से क्या करना चाहता हूं, मैं यहां से d2x बाय dy स्क्वायर करना चाहता हूं। समझ गए ना, ताकि उसका मान क्या हो जाए, v के बराबर हो जाए। तो मैं इसका रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में अवकलन करना चाहता हूं, लेकिन मुझे चाहिए सर du बाय dx। ये थोड़ा सा ध्यान देना सर, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा इधर गंभीरता से बात करें। ये जो है dx अपॉन dy, ये आपका u के बराबर है। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए सर d2x बाय dy स्क्वायर, ताकि उसका मान मैं v रख सकूं, लेकिन परिणाम मुझे du बाय dx के रूप में आए। तो अब थोड़ा सा यहां स्टार मार्क लगा करके बात कर रहा हूं। मुझे यहां से d बाय dy करना है, समझ गया ना? तो dx बाय dy के रूप में। क्लियर है? अच्छा, आगे की तरफ जब बढ़ूंगा मैं इसके अंदर, तो अब मैं इसको क्या लिखने वाला हूं, मैं यहां पर ये चीज लिखने वाला हूं कि d बाय डी एक्स यहां पर करता हूं मैं एक बार, और इसके साथ में जब इसको लिखूंगा सर, ये देखिए सर, तो ये तो हो गया सर d2y बाय डी एक्स स्क्वायर हो गया, d2x बाय डी वाई स्क्वायर हो गया। और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, d बाय डी एक्स, और यहां से dx बाय dy, और इधर जो हो जाए इसको लिखना है हमें, थोड़ा सा इसको ऐसा अरेंज करना ताकि ये पद भी आए और वो पद भी हमारा आ जाए। तो dx अपॉन dy u के बराबर हो गया, और d बाय dy हमारी जो स्थिति है, रोक दिया।
चलो इसको ऐसा करना है सर, हमको ये दोनों ही चीजें जो है du/dx का मान भी आए और ये आए। चलो एक बार वापस से जो है इसको हटा करके वापस देखो सर, यहां से ये u है ना, तो अगर मैं इसका अवकलन कर लेता हूं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये चीज हमारे पास में du/dx आएगा जिसका मान मुझे रखना है ना। तो यहां से हम बात कर रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन की, ठीक है। और जब x के सापेक्ष आप अवकलन करते हैं तो हमारा परिणाम क्या बनता है, हमारा परिणाम बनता है du/dx के रूप में। और सामने जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dx ऑफ dx अपॉन dy। और ध्यान देना यहां विशेष रूप से एक स्टार मार्क कर रहा हूं, इसको आपको सोचना है। चलिए वापस से ध्यान देना सर, पहली बार तो हमने dx/dy बराबर u करते हुए उसका रेसिप्रोकल कर दिया और अवकलन करते हुए d2y/dx² का मान हमारे पास में जो मुझे चाहिए वो मैंने निकाल दिया सर चैन रूल से। और इसके अंदर मेरे पास में ये जो पोजीशन है सर du/dx का मान मुझे रिप्लेस करना होगा, है ना। और du/dx का मतलब मेरे पास में u वाला आपका रिजल्ट है, तो u बराबर dx अपॉन dy। और du/dx के लिए x के रेस्पेक्ट में अवकलन किया। अब यहां से आपको ध्यान रखना है कि मैं इसको थोड़ा सा इसको ऐसा चेंज करके लिख रहा हूं d अपॉन dy dx अपॉन dy। और यहां से भाई dy ऊपर नीचे लिखा है तो dy/dx ऐसा। गौर करें इससे हुआ क्या कि अगर मान लिया मैं ऐसा कहता हूं कि ये dy आपका कट गया तो वापस से d/dx की पोजीशन आपके पास में है ना। तो d/dx की पोजीशन को हम लोगों ने dy का भाग और गुणा करते हुए इस पोजीशन के अंदर फॉर्म में कन्वर्ट किया, ताकि dy कट गया तो इन दोनों को जो हटा देता हूं, तो ये पोजीशन dy का भाग दिया मैंने d के साथ में, तो dy का गुणा करते हुए dx को मैंने अलग कर दिया। और ये जो परिणाम रहा आपका d/dy ऑफ dx/dy, ये हो गया आपका d2x/dy² गुणा dy/dx। चलिए सर, तो आपका जो रिजल्ट है लेफ्ट हैंड साइड है आपका du/dx और राइट हैंड साइड का परिणाम d2x/dy², इसका मान मेरे पास में है d2x/dy²। देखिए ये रहा सर v, तो इसको मैं लिख देता हूं v, ये मान आपका v के रूप में हुआ। और dy/dx ये आपका इसका रेसिप्रोकल हो गया, तो dy/dx का मान क्या हो गया 1/u हो गया। तो ये रिजल्ट आपका v/u के बराबर रहा। तो मैं इस इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में मान रख लेता हूं, ठीक है ना। तो समीकरण नंबर 2 से मान रखने की बात कर रहा हूं, तो हमारा रिजल्ट रहा d2y/dx² इज इक्वल टू माइनस का 1/u²। और इसका जो मान रहा आपका v/u। और जब फाइनली आप इसको देख रहे हैं तो आपका रिजल्ट रहा -v/u³। ठीक है सर, तो ये आपका जो है प्रश्न का उत्तर रहा -v/u³। तो यहाँ पर -v/u³ ऑप्शन नंबर दूसरे के अंदर है और ये आपका प्रश्न का आंसर रहा। तो ये प्रश्न जो है ज्यादा टिपिकल प्रश्नों की श्रेणी के अंदर था। और विशेष रूप से ये जो स्थिति है, जब तक ये स्थिति हमारी मैनेज नहीं होगी सर, दोनों के बीच के रिलेशन को हम लोग नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है मोस्टली है ना खतरनाक स्थिति का प्रश्न है, ठीक है सर। चले आगे बढ़ते हैं। तो लगभग 18 जो प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस किए पिछली क्लास में, इस क्लास के अंदर तो 2 प्रश्न या 3 प्रश्न कल थे हमारे टिपिकल लेवल के अंदर, और एक आज जो है बहुत ज्यादा टिपिकल लेवल का, यानी लगभग 4 प्रश्न हमारे अभी स्थिति आ गई है। फलन है fx, न्यूनतम आपको ज्ञात करना है। अब यहां पर देखिए fx क्या है सर, fx है हमारा न्यूनतम यानी मिनिमम x और x²। fx किस प्रकार से है, तो मुझे कुछ नहीं करना सर, दोनों के अलग अलग ग्राफ बना देने हैं। देखिए जब हम लोग यहाँ पर ग्राफ की बात करते हैं, ये x अक्ष की बात हो रही है, यहाँ पर ये हमारा y अक्ष की बात हो रही है। गौर करें x का ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी सर, है ना, जो 45 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। तो ये परिणाम जो रहा आपका y बराबर x का रहा। और x² का मतलब क्या है, जब x² को देखेंगे तो y बराबर x², इसका मतलब एक पैराबोला रहा। तो इसका जो रिजल्ट रहा पैराबोला का, वो रिजल्ट इस प्रकार से रहा सर, x² है ऊपर की ओर खुला रहेगा। तो ये परिणाम आपका y बराबर x² का रिजल्ट है, और ये लाइन y बराबर x है। हमारा प्रश्न कह रहा है मिनिमम, मिनिमम का मतलब दोनों ग्राफ के अंदर जो नीचे का हिस्सा है, मैं उसके बारे में बात करता हूं। तो देखिए दोनों का नीचे का हिस्सा ये वाला है सर, ठीक है ना, जिसको मैं अगर जिग जैग वे की बात कर लेता हूं, तो देखिए ये ग्राफ के अंदर है ना, ये x का मान यहाँ पर 0 है, तो 0 0 तक यहाँ पर, ठीक है।
नीचे की ओर का हिस्सा ये रहा सर, ठीक है। यहां पर हम लोग बात करते हैं x बराबर 0, क्योंकि देखो पैराबोला का ग्राफ ऊपर है, लाइन का ग्राफ नीचे है, तो हम मिनिमम के अंदर ये लाइन की वैल्यू की बात करेंगे। यहां पर ये लाइन की अपेक्षा पैराबोला नीचे की ओर हो गया है, तो मैं इसको लिख देता हूं। और ये जो बिंदु होगा दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है, रेखा y बराबर x और y बराबर एक्स स्क्वायर। देखिए y बराबर x लाइन है, y बराबर एक्स स्क्वायर आपका पैराबोला है। जब मैं इसको कंपेयर कर लेता हूं, तुलना कर लेते हैं, तो तुलना करने पर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स हो गया, तो x कॉमन लेने पर x माइनस 1 बराबर 0 हो गया। तो एक मान x बराबर 0 हुआ और दूसरा मान x बराबर 1 हुआ। तो यहाँ पर x बराबर 1 पर यह प्रतिच्छेद करता है और उसके बाद में मिनिमम के अंदर वापस ये लाइन का ग्राफ हो जाता है। अब मुझे बताइए पूरा का पूरा जो मिनिमम के ऊपर जो मैंने इस प्रकार से जिग जैग वे करते हुए बात की, तो मुझे बताइए कहीं पेन उठाने की मेरी आवश्यकता हुई क्या? आप कह रहे हो पेन तो नहीं उठा, और जब पेन नहीं उठा इसका मतलब ये आपका सतत हो गया, x बराबर 0 पर भी सतत है और x बराबर 1 पर भी सतत है, पहली चीज। अब एक शब्द और आ रहा है अवकलनीय। मुझे बताइए ग्राफ को देखते हुए कि क्या यहाँ पर शार्प टर्न कहीं पर मिलता है क्या? आप कह रहे हो साहब यहाँ से जा रहे हैं और एकदम टर्न मिल गया, और फिर ऊपर की ओर जा रहा है और एकदम टर्न मिल गया। तो जहां पर शार्प टर्न होता है, तीखे नुकीले नोक या किनारे आपके बनते हैं, उन बिंदुओं पर यह अवकलनीय नहीं होता है। तो इसका मतलब मेरा जो प्रश्न है वो सतत है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r है। हमारा प्रश्न कहता है कि x बराबर 0, x बराबर 1 पर सतत है। पहली चीज तो ये है सर। इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू r के लिए सतत है, क्योंकि 0 और 1 के ऊपर टर्न आपको नजर आ रहे हैं। x बिलोंग्स टू r के लिए कैसा है सर? सतत है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज, x बराबर 0 और x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां पर शार्प टर्न हो गया, शार्प एजेस आपके पास में हो गए, ठीक है। और x बराबर 0 और 1 के अलावा सभी स्थानों पर यह अवकलनीय है। तो कुल मिलाकर के अपना आंसर नंबर 2 रहेगा, ठीक है, क्योंकि बाकी ऑप्शन 3 और 4 असतत की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 सतत के साथ में अवकलनीय की बात कर रहा है और x के सभी मानों के लिए खास कर रहा है। तो x के सभी मानों के लिए अवकलनीय नहीं है, 1 और 2 छूट गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहां पर ही कह रहा है कि अधिकतम पूर्णांक मैक्सिमम यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहा है और इसका अवकलन क्या है? x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब मुझे बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आपने ग्राफ देखा होगा, ठीक है, और जब ग्राफ देखा है तो वो ग्राफ इस प्रकार से होता है सर, यहाँ है और ये छूट गया, फिर यहाँ पर होता है 1 से 2 की बात कर रहे हैं, जैसे 0 1 2, और ये स्टेप वाइज आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ होता है, ठीक है ना। और मुझे बताइए क्या ये सभी जगह सतत है क्या? क्या इस ग्राफ को बनाने के लिए आप लगातार पेन को चला सकते हैं या पेन को उठाना पड़ा? आपने कहा कि भाई 0 से 1 तक गया तब तक तो चला, लेकिन 1 के ऊपर पेन उठाना पड़ा मुझे और ऊपर की ओर बढ़ा, यानी कि धीरे धीरे जो है ऊपर की ओर हम लोग पेन उठा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर कि यहां पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आपका, ये वाला जो x है, यह पूर्णांक मानों के लिए, पूर्णांक मानों के लिए सतत नहीं है। समझ गए बात को? और हम लोगों ने यह भी पढ़ा है कि अगर कोई फलन सतत नहीं है तो वो अवकलनीय भी नहीं है। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वह पूर्णांक मानों के लिए अवकलनीय भी नहीं है, अवकलनीय नहीं है। और आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि यहां पर अगर अवकलन करना है तो उसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आप अवकलन नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारे लिए क्या है सर? सतत नहीं होता है, और जो फलन सतत नहीं है उसको अवकलनीय भी नहीं है, तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदु P से वक्र 3x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर बराबर 18 पर अभिलंब खींचा जाता है ना। जो रेखा x प्लस वाई बराबर 8 के लंबवत है, P के निर्देशांक क्या है? देखिए सर अभिलंब क्या होता है सर, आपके दिमाग में आना चाहिए कि अभिलंब कोई भी अगर वक्र है, जैसे मान लिया ये वक्र है ना, इसके ऊपर कोई बिंदु P है, इस पर अभिलंब का अभिप्राय होता है कि इसकी स्पर्श रेखा पर लंबवत रेखा से होता है, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में आना चाहिए जब बिंदु P पर आप अभिलंब की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब बिंदु P उस वक्र के ऊपर है, ठीक है। बिंदु P
जो स्पर्श बिंदु आपका है उस बिंदु P पर स्पर्श रेखा की लंबवत रेखा आपका अभिलंब होता है, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आए। और बिंदु P जो है वह आपका वक्र पर होना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, बारी बारी से इसको सेटिस्फाई करता हूं। जिस बिंदु से अगर ये सेटिस्फाई कर देता है वो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जब मैं ऑप्शन नंबर ए को सेटिस्फाई करने की बात करता हूं तो 1,1 लगाऊंगा तो यहां पर क्या हो रहा है सर 3, और 1 लगाने पर हुआ 6। क्या ये 18 के बराबर हुआ? नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर 1 नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करता हूं, 2 और 1 लगाता हूं तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है 4, 4 का 3 से गुणा कितना 12, प्लस 1 लगाने पर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 मतलब 1 का 6 से गुणा 6 बराबर 18। ये मेरे प्रश्न का उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। आप आगे भी चेक कर सकते हैं, 8 और 1 लगाने पर 8 का स्क्वायर 64 का है ना, 3 से गुणा बहुत बड़ा मान हो गया। 9 लगाने पर 9 का स्क्वायर 81 का 3 से गुणा बड़ा मान हो गया, 18 नहीं आ रहा है। तो आप अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में है कि भाई अभिलंब क्या है, स्पर्श रेखा पर लंब रेखा जो स्पर्श बिंदु पर हो, और जब आप कह रहे हैं P पर या P से वक्र की बात कर रहे हैं तो वह बिंदु वक्र पर है। हमने संतुष्ट करवा दिया, आसान सा हमारा प्रश्न रहा। आगे बढ़ते हैं। एक बिंदु इस प्रकार गति करता है कि उसकी दूरी एक बिंदु 4,0 से और y अक्ष से समान रहती है बिंदु का बिंदु पथ। देखिए बेसिकली कॉन्सेप्ट कहां से आया, चाहे वो पैराबोला की बात करें, चाहे दीर्घवृत्त की बात करें, चाहे अति परवलय की बात करें, ये सारे के सारे एक बिंदु पथ की बात करते हैं। ठीक है, जिसकी एक स्थिर बिंदु से और एक स्थिर रेखा से दूरियों का अनुपात, जैसे पैराबोला की बात करते हैं तो वहां पर 1 होता है, जहां पर दीर्घवृत्त की बात करते हैं तो 1 से कम होता है, अति परवलय की बात करते हैं तो 1 से बड़ा होता है। तो यहां पर आपको कह रहा है दूरी समान रहती है। तो बेसिकली अगर दूरी समान है, क्योंकि एक बिंदु है और एक अक्ष है, रेखा है, और अगर ये दूरी समान है तो इसका मतलब नो डाउट ये पैराबोला की इक्वेशन आपकी बनने वाली है। और चारों ही इक्वेशन मुझे पैराबोला की नजर आ रही है, लेकिन अब एक्चुअल वैल्यू क्या है उसको ध्यान देना है। y अक्ष से समान रहना, तो ये y अक्ष जो है आपकी ये नियता का काम कर रही है, जिसका समीकरण हमारा x बराबर 0 होगा। और बिंदु 4,0 एक पैरा वाला इस प्रकार का पथ बनने वाला है। ये बिंदु P है जिसके निर्देशांक मेरे द्वारा x, y लिए गए, और एक बिंदु इस प्रकार से यहाँ पर ये 4,0 है, इससे दूरी जिसको हम PS कहते हैं, और यह दूरी जो PZ की बात हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो ये दूरियां आपकी समान है, ये प्रश्न कहता है PS बराबर PZ, यानी एक बिंदु जिसको नाभि कह दूंगा मैं अब, और एक रेखा। तो कोई जरूरी नहीं कि नाभि और नियता ऐसे शब्द दिए जाएं, तो एक बिंदु की और एक रेखा से दूरी ये समान है। तो PS PZ की बात करता हूं, चलिए PS के बारे में बात करता हूं, दूरी सूत्र की बात कर लेते हैं। ठीक है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और PZ का मतलब हुआ बिंदु P से, है ना, इस पर रेखा पर x बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई है, तो x के स्थान पर x हुआ, बाकी कुछ है नहीं, है ना, y और अचर पद नहीं है, अपॉन में रूट में x का पड़ोसी 1 का स्क्वायर हो गया। चलिए दोनों पक्षों में हम लोग क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, वर्गमूल हटा देते हैं और प्रसार भी कर लेता हूं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए वापस ध्यान देना, वर्ग कर लिया हम लोगों ने, वर्गमूल हटा दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर कर लिया। ये ध्यान देना सर, बिंदु की दूरी का मतलब यहाँ लंबवत दूरी है, और आपके पास में जो समीकरण है x बराबर 0 का आप ऐसा सोच सकते हैं x प्लस 0 वाई, है ना, बराबर 0, ऐसे रूप में आप सोच सकते हैं। और लंब की लंबाई का मतलब है x को हटाते हुए x कोऑर्डिनेट लगाना है तो x को x लिखना है, और y के स्थान पर यहाँ पर 0y है, तो कुल मिला के ये पोजीशन 0 ही रहेगी सर। ठीक है, और x का गुणांक 1 का भाग दे दिया, दोनों पक्षों में x स्क्वायर आपका कट जाएगा सर। और हमारा रिजल्ट क्या रहा सर, हमारा परिणाम रहा y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0। ये आपके प्रश्न का उत्तर रहा, y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर तीसरा आपके प्रश्न का उत्तर रहा। ठीक है, आसान सा प्रश्न था। तो कुल मिलाकर के ये सवाल हमारा पैराबोला का है, लेकिन पैराबोला कहीं लिखा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक समीकरण है hxy, ठीक है, समीकरण की बात कर रहा हूं, hxy प्लस gx प्लस fy प्लस c बराबर 0 सरल रेखा युग्म को प्रदर्शित करती है, पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। कब करेगी सर, मुझे बताइए। कोई भी इस प्रकार से द्विघातीय समीकरण एक सरल रेखा युग्म की बात कर रहा है ना, सरल रेखा
युग्म पेयर ऑफ टेंजेंट्स को प्रदर्शित करती है, को प्रदर्शित करेगी। कब करेगी? यदि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपका ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² बराबर 0। और इसमें जो है आप शाब्दिक अर्थ जानते होंगे। ए कौन है? ए आपका यहाँ पर x² का गुणांक जो कि 0 है, b y² का गुणांक है, c अचर पद है जिसको मैं c लिखूंगा, प्लस में 2 f कौन है? y के गुणांक का आधा, और यहाँ पर y का गुणांक f है, उसका आधा f/2 होगा। g कौन है? x के गुणांक का आधा, और चूंकि x का गुणांक यहाँ पर g है उसका आधा, तो g का अभिप्राय g/2 है गया। h कौन है? h जो है वो xy के गुणांक का आधा होता है, तो यहाँ xy का गुणांक चूंकि h है तो उसका आधा ये 2 हो गया। माइनस में ये AF² आपका 0 हो गया क्योंकि a का मान 0 हो गया, माइनस BG² 0 हो गया क्योंकि b आपका 0 है, y² का गुणांक हमारे पास में नहीं है, और CH² में c तो c रहा, और h का मतलब है h/2 के होल स्क्वायर से। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं सर 2 से 2 कट गया, और कुल मिलाकर के हमारी स्थिति क्या बन रही है? FGH/4 माइनस CH²/4 बराबर 0। अब यहाँ से एलसीएम लेकर के जब इसको शिफ्ट कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट रहा FGH बराबर CH², क्योंकि 4 दोनों पक्षों में हो गया। चलो लिख देते हैं 1 मिनट के लिए कि यहाँ भी 4 है, वहाँ भी 4 है, एक कट गया आपका, और एक H दोनों पक्षों में आपका कट गया। तो हमारी रिजल्ट की बात हो रही है FG बराबर CH, ये आपके प्रश्न का आंसर है ना। FG बराबर CH ऑप्शन नंबर 4 मुझे नजर आ रहा है, तो ये आपका उत्तर रहेगा। यानी बहुत आसान सा डायरेक्ट अप्रोच का प्रश्न था। सरल रेखा युग्म की स्थिति आपके दिमाग में हो कि ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस CH² AF² माइनस BG² माइनस CH² बराबर 0। A x² का गुणांक है, B y² गुणांक है, जो दोनों यहाँ पर नहीं है, दोनों 0 है। ठीक है, C अचर पद, G x के गुणांक का आधा, F y के गुणांक का आधा, और H x y के गुणांक का आधा है। चलें आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। परवलय की, देखिए सर परवलय शब्द है तो उसकी कोई भी अनंत स्पर्शियां नहीं होती है, ये ध्यान रखना, और अति परवलय है उसकी 2 अनंत स्पर्शियां होती है, अनंत स्पर्शी, ठीक है ना, एजेम्प्टोर्स होते हैं, और यहाँ पर परवलय की कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं होती है। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया सर? ऑप्शन नंबर 4, पैराबोला के लिए अनंत स्पर्शियां नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और अति परवलय के लिए हमने पढ़ा है 2 अनंत स्पर्शियां वहां पर होती है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभियों के निर्देशांक ±5 0 और शीर्षों के निर्देशांक +-13, 0 है, तो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या है? यानी इक्वेशन ऑफ इलिप्स के बारे में हमको बात करनी है। मैं इसको ऑप्शन के माध्यम से कर सकता हूं, और आपके दिमाग में आए कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस का निशान आ गया, और दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है वो x² + a² + b² = 1 की फॉर्म स्टैंडर्ड होती है, तो बीच में प्लस का निशान होना चाहिए, नंबर 1। नंबर दूसरी बात है, ऑप्शन नंबर दूसरा भी नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा ऑप्शन नंबर दूसरा? कारण क्या है कि भाई यहाँ पर a का मान 12 है और b का मान 13 है, a छोटा है b से, और अगर a छोटा होगा तो लघु अक्ष होगी ये, और दीर्घ अक्ष जो है आपकी b बड़ी हो रही है, और इसका मतलब आपकी नाभि और ये जो निर्देशांक होंगे शीर्ष के, ये आपके 0, ±b के फॉर्म में आएंगे, जबकि आपका यह निर्देशांक है ±a, 0 का रूप है। और ±a, 0 होने का मतलब आपका दीर्घवृत्त ऐसा है सर। जब दीर्घवृत्त ऐसा रहता है तब हम इसके शीर्ष को ऐसा गिनते हैं a, 0, और यहाँ पर ये -a, 0 इस प्रकार से गिना जाता है। और अगर दीर्घवृत्त आपका इस प्रकार से है ना, ओवल शेप के अंदर, वर्टिकल फॉर्म के अंदर है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो शीर्ष बिंदु रहेगा वो यहाँ पर होगा 0, b का रूप होगा। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर +-5 है, और जब +-5 है इसका मतलब क्या कि भाई x अक्ष के ऊपर शीर्ष है, और x अक्ष के ऊपर शीर्ष होने का मतलब है a का b से बड़ा होना, ये आपकी कंडीशन है। इसी प्रकार से नाभि जो रहेगी वह ae, 0 और यहाँ पर -ae, 0 के रूप में रहेगी, यानी कि नाभि भी x अक्ष के ऊपर होगी। और यहाँ पर देखिए सर, नाभि x अक्ष के ऊपर और शीर्ष जो है ये भी x अक्ष के ऊपर है, शीर्ष यहाँ पर, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के आपका दीर्घवृत्त जो रहा वो दीर्घवृत्त की वह स्थिति रही जिसमें a b से बड़ा हो।
तो पहली बात, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 को 3 को देखा तो बीच में माइनस का निशान आया, तो ये अति परवलय के समीकरण है, दीर्घवृत्त का नहीं है, नंबर 1। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 और 4 को देखने पर पता लगा कि ए का मान बड़ा ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए मेरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर 4 होगा। और अगर मैं चाहूं आज की तारीख में आपको लगे कि भाई और भी कोई ऐसे ऑप्शंस होते, वैसे तो आपको केवल ओरली हमने अपना उत्तर दे दिया, इतना ही काम आपको करना था। और जब मैं यह देखता हूं एक्स स्क्वायर बटा 169 प्लस वाई स्क्वायर बटा 144, हम लोग केवल और केवल आज की तारीख में इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए का मान 13 है और बी का मान 12 है। जब मैं शीर्ष की बात करता हूँ तो हमारा शीर्ष होता है प्लस माइनस ए कॉमा 0, यानी कि प्लस माइनस 13,0। ये आपका शीर्ष बिंदु हो गया। कोई दिक्कत है सर? तो ये आपको देखो शीर्ष आपको नजर आ रहा है। और इस स्थिति के अंदर अगर मैं नाभियों की बात करता हूं तो बताइए नाभि क्या होंगी, नाभियां कितनी होगी, वह आपका रिजल्ट प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 के बराबर होगा। और जब प्लस माइनस ए को सिंप्लीफाई करते हैं तो प्लस माइनस रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 ये परिणाम बन करके आता है। ठीक है, तो प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 में से 12 का स्क्वायर 144 घटेगा तो 25, और 25 का वर्गमूल क्या होगा 5,0। तो ये भी आपका मैच हो गया नाभियों के लिए निर्देशांक आपका। तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर 4 रहा। लेकिन हमारे ऑप्शन इतने अच्छे से दिए थे, इतने प्यारे से दिए थे कि हम केवल ऑब्जर्व करते हुए अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जैसा एक प्रश्न जो हमने अभी डिस्कस किया था जिसमें संतुष्ट करवाने पर उत्तर था, वैसे इसको देखते ही आपका उत्तर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अति परवलय के केंद्र के निर्देशांक क्या है? देखिए अति परवलय की बात हो रही है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 5x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0। अब ध्यान देना, यहां पर अति परवलय शब्द हो तब भी जो प्रोसेस में कर रहा हूं वही होगा, दीर्घवृत्त शब्द होने पर भी वही प्रोसेस होने वाला है। और अगर ये रेखा युग्म के समीकरण की बात करें तो उन रेखा युग्म का प्रतिच्छेद बिंदु को निकालने का भी प्रोसेस यही होने वाला है। आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई, और वहां से एक्स वाई के दो समीकरण और उसके माध्यम से एक्स वाई के दो मान। और देखिए सर यहाँ पर जो मान भी कितने प्यारे से हैं चार ऑप्शन में, तो एक्स वाई के दो समीकरण बन जाए तो सीधा बाय ऑब्जर्व आप ऑप्शन से उसको आप संतुष्ट करवा दें। तो चलिए यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ, अगर मैं इसको f मानता हूँ तो डेल f अपॉन डेल x की बात करने वाले हैं। तो ये रहा सर 4x, x के रेस्पेक्ट में बात करूंगा, ये 0 हो गया, यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में माइनस 3y और x के रेस्पेक्ट में माइनस 5 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। डेल f अपॉन डेल y की बात कर रहा हूँ, y के रेस्पेक्ट में जब करूंगा तो ये आपका 0 हो गया, y के रेस्पेक्ट में ये 2y हो गया, y के रेस्पेक्ट में करने पर माइनस का 3x हो गया, प्लस का 4 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, सॉल्व करना है और एक्स वाई के मान को ज्ञात करना है। और मैं जब देख रहा हूं यहाँ पर मेरे ऑप्शंस कितने प्यारे से ऑप्शंस हैं, उसके आधार पर एक और दो लगाऊंगा। तो देखिए एक लगाने पर देखो यहाँ पर 4 हो रहा है एक लगाने पर, और दो लगाने पर -6, तो -6 -5 -11, तो ऑप्शन नंबर ए इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दो एक लगाता हूँ तो नो डाउट सर ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, दो लगाने पर प्लस का 8 हो गया, एक लगाने पर -3 और ये -5, तो प्लस का 8 और ये माइनस का 8 0, यानी इस बिंदु से 2,1 से हमारी पहली इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। अब चल तो देखते हैं इसको, 2 1 लगाना, तो 2 लगाने पर यहाँ पर -6 हो रहा है और एक लगाने पर इस स्थान पर 2 हो रहा है, प्लस 4 बराबर 0, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान सा प्रश्न था हमारा, सीधी सीधी अप्रोच का प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, देखिए जैसे वो एक प्रश्न हमारा टेक्निकल था, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, और ठीक ठीक उसी प्रकार से ये भी आपका टेक्निकल प्रश्न है। वृत्त की भिन्न भिन्न जीवाओं की संख्या जो बिंदु √2 1/2 से गुजरती है और x अक्ष को समद्विभाजित करती है। तो सबसे पहले देखें कि ये √2 और 1/2 अगर मैं इस वृत्त के समीकरण में डालता हूं, ध्यान दीजिए, तो आपके दिमाग में क्या हो रहा है, वृत्त का समीकरण है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का √2x माइनस का 1/2y बराबर 0। और जैसे ही मैं इसको देखता हूं √2 और 1/2 की भी इसकी पोजीशन क्या है, ये बिंदु वृत्त के अंदर है, वृत्त के बाहर है, या वृत्त की परिधि पर है, इसको देखना चाहेंगे हम लोग। तो √2 और 1/2 के बारे में बात करूंगा। तो देखिए √2 का स्क्वायर हो गया 2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, √2 रखने पर माइनस का 2 और 1/2 रखने पर माइनस का 1/4 बराबर 0, यानी ये संतुष्ट होता है। इसका मतलब ये बिंदु जो है वृत्त की परिधि पर है, पहली चीज तो नजर आई। अब दूसरी बात है,
इसका जो केंद्र बिंदु है इस वृत्त का, अगर मैं केंद्र की बात करता हूं तो पोजीशन क्या बन रही है हमारा -g - f के फॉर्मूले से केंद्र बिंदु इसके आधार पर है ना, चिन्ह बदलते हुए और 2 का भाग देते हुए 1/√2 और यहां पर चिन्ह बदलते हुए भाग देते हुए 1/4, यानी केंद्र जो है प्रथम चरण में है। ये बात भी हमारे दिमाग में आई। ठीक, अब देखो मैं इसको डायग्राम बना रहा हूँ, रफ स्केच बनाने की कोशिश करते हैं। भाई केंद्र पहले चरण में हो और इस प्रकार से है ना, ऐसा हमारा कोई रिजल्ट आ गया सर, ये वृत्त है हमारा, ठीक है ना। प्रश्न के अंदर ही कह रहा है कि ये बिंदु जो है √2, 1/2 वृत्त की परिधि पर है। पहली चीज तो ये हो रहा है, ठीक है। और हम लोग ये कह रहे हैं कि एक्स अक्ष को क्या करता है। अच्छा एक चीज और सर, ये जो डायग्राम बनाया मैंने गलत बना दिया, क्योंकि ये इसमें अचर पद नहीं है, तो वृत्त कहां से जाना है। देखिए इसमें कहीं कांस्टेंट नहीं है, तो ये वृत्त जो है आपका मूल बिंदु से होकर के गुजरना है, ठीक है। तो वापस से ध्यान दो, ये पहले चरण में केंद्र होगा, मूल बिंदु से होकर गुजरेगा, इस प्रकार की हमारी स्थिति हो गई। ये बिंदु हमारा ए रहा जो कि √2 और 1/2 रहा। हम लोग कह रहे हैं कि इसका एक्स अक्ष के द्वारा, यानी कि जो जीवा है, कितनी जीवाएं होगी जो बिंदु से गुजरती है और एक्स अक्ष से समद्विभाजित होती है। तो इसका मतलब ये जीवा, अगर मैं इसको कह रहा हूं कि एक्स अक्ष से गुजरती है और इस बिंदु पर एक्स अक्ष जहां पर इसको काटती है इसको समद्विभाजित करती है, तो बी को मैं अगर मान लेता हूं ये x1 y1 हमारा बिंदु है और एक्स अक्ष से गुजरने की बात, ठीक है, यहां पर जो है समद्विभाजन की बात करते हैं, तो मान लेता हूं मैं इस, ये जो बिंदु है हमारा x,0 या h,0 या k,0 के रूप में मान लेते हैं, है ना। कोई भी बिंदु मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर h0 है, k0 है, अल्फा 0 है, इस प्रकार से कोई एक्स अक्ष का बिंदु होगा। अब आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए कि भाई ए बी का मध्य बिंदु कौन है। ए बी का मध्य बिंदु h,0 होगा, क्योंकि जीवा एक्स अक्ष के द्वारा समद्विभाजित हो रही, तो जीवा के दो हिस्से बन रहे हैं हमारे, तो ए बी का मध्य बिंदु h,0 रहा। और ए बी के मध्य बिंदु के लिए हम बात करें तो x1 + √2/2 और y1 + 1/2 बराबर में कौन रहा, h,0 रहा, ठीक है सर। अब जब मैं इसको आगे की तरफ सॉल्व करता हूं, इसको कंपेयर करते हैं, तो देखिए हमारी पोजीशन क्या बन रही है। हमारी पोजीशन बनेगी x1 + √2 बराबर 2h के बराबर हो गया। तो x1 जो हो गया वो 2h - √2, एक तो स्थिति ये बनी हमारा x1 का मान, ठीक है ना। और दूसरी चीज यहां से जब कंपेयर करूंगा मैं इसको, तो देखिए हमारी पोजीशन क्या बन रही है, y1 + 1/2 बराबर 0 हो गया, 0 से गुणा करने पर, तो y1 का मान क्या हो गया, -1/2। और मुझे बताइए x1 y1 कहां पर है सर, x1 y1 चलिए सर, तो अगली स्क्रीन के ऊपर इसको हम लोग लेने की बात करेंगे सर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर वृत्त का समीकरण लिखूंगा मैं। देखिए हमारा वृत्त का समीकरण है x² + y² माइनस में √2x -1/2y बराबर 0, ठीक है सर। एक बार वापस चेक कर लें, माइनस का √2x -1/2y बराबर 0। और जब इस डायग्राम की बात करता हूं तो ये x1 y1 जो बिंदु रहा, तो x1 और y1 जो बिंदु b था 2h - √2 और -1/2, x1 क्या रहा 2h - √2, 2h - √2 और y1 हमारा रहा -1/2, ठीक है सर। ये चेक कर लिया हम लोगों ने। और स्थिति वापस से ध्यान देना, जब हम लोग बात कर रहे हैं डायग्राम के रूप में, तो पहले चरण में केंद्र का होना, और हमारी स्थिति ऐसी है सर, ये बिंदु A है और यहां से जीवा इस बिंदु पर समद्विभाजित हो रही है और ये बिंदु x1 y1 वृत्त पर है। तो इसका मतलब x1 y1 बिंदु वृत्त पर है, तो इसका मतलब ये संतुष्ट करवाएगा, है ना। तो चूंकि x1 y1
वृत्त पर है। इसका मतलब क्या हुआ, x1 का मान हो रहा है 2h माइनस रूट टू और y1 का मतलब हुआ -1/2। ये वृत्त के ऊपर है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो इसका मतलब वृत्त को संतुष्ट करवाओ आप। तो इसलिए x के स्थान पर 2h माइनस रूट टू का होल स्क्वायर और y के स्थान पर -1/2 का होल स्क्वायर माइनस रूट टू, x के स्थान पर 2h माइनस रूट टू और माइनस का 1/2 और y1 के स्थान पर -1/2 इज इक्वल टू 0। जब मैं इसको हल करूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये रहा सर 4h स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 वर्गमूल 2h और प्लस में 2 प्लस में यहाँ पर 1/4 हो गया, गुणा करने पर माइनस का 2 रूट टू h के बराबर माइनस माइनस प्लस 2 हो गया और प्लस का 1/4 बराबर 0। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले 4h स्क्वायर हमारे पास में आ गया, ये दोनों h के पद जुड़ते हुए माइनस का 6 रूट टू h हो गया। ठीक है, और बाकी देखें 2 और 2 4 और आधा यानी 4.5 और 4.5 का मतलब कितना हुआ 9/2 बराबर 0। चलो यहाँ से 2 को लेते हुए 8h स्क्वायर माइनस में 12 रूट टू h प्लस में 9 बराबर 0। अब मैं यहाँ से चाहूंगा h के कितने मान निकल करके आते हैं, क्या h का कोई वास्तविक मान निकलता है या नहीं निकलता है। देखो यही निर्भर करेगा कि भाई वहां पर जीवा होगी या नहीं होगी। वापस ध्यान देना कि भाई अगर h, 0 जैसे मैंने कहा ये बिंदु है और मैं कह रहा हूं h का केवल एक मान है, तो इसका मतलब केवल एक जीवा उसकी संभव है। h के दो मान अगर हो गए तो इसका मतलब ऐसी दो जीवाएं हो सकती है। और अगर मान लिया h का कोई वास्तविक मान नहीं निकलता है, इसका मतलब कोई जीवा होगी ही नहीं सर। तो ये मुझे यहाँ से पता करना है कि h के मान एक होंगे या दो होंगे और h का मान यानी इस द्विघात समीकरण के मूल कितने होंगे। ऐसे ही तो है ना, h के मानों के लिए समीकरण के मूलों की बात मैं करना चाह रहा हूं और समीकरण के मूलों के लिए आपके पास में यहाँ समीकरण का विवेचक ऐसा अच्छा लगेगा लिख दूंगा मैं, है ना। तो समीकरण का विवेचक विविक्तिकर है ना, जो मूलों की प्रकृति की बात करता है। समीकरण का विवेचक है डिस्क्रिमिनेटर और मैं इसको यूज करूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात करेंगे तो -12 रूट टू का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 8 और सी का मान 9। ठीक है, जब मैं इसको हल करता हूं तो 12 का इसको 154 इसका 2 से गुणा 288 और 8 9 72 का 4 से गुणा 288 बराबर 0। इसका मतलब क्या है कि भाई मूल समान है। भाई एच स्क्वायर की समीकरण तो बन गई लेकिन मूल समान होने का मतलब है कि h एक ही बिंदु है और वो वास्तविक रूप से आपका आ रहा है, क्योंकि अगर ये 0 आ गया तो वास्तविक रूप से हमारी स्थिति बन करके आएगी। तो इसका मतलब हमारा प्रश्न का आंसर क्या होगा सर, एक जीवा संभव है, एक जीवा संभव है। और ये आपके प्रश्न का आंसर क्या रहा सर, ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला है। बात क्लियर हो गई। लेकिन अब इसको और ध्यान देना और गंभीरता से मेरी बात को सुनना समझने का प्रयास करना। आरपीएससी के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए दिया हुआ है और ये प्रश्न डिलीट भी नहीं किया हुआ है। खास बात ये रही सर, ठीक है। जबकि आप जब चेक कर रहे हैं, हाँ उत्तर 0 तब आता कि जब मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात करता और बी स्क्वायर माइनस 4ac करते समय यहाँ पर नेगेटिव परिणाम आता, तो हम लोग कहते हैं कि भाई ये समीकरण में h का जो मान आ रहा है वो एक काल्पनिक मान आ रहा है। तो इसका मतलब x अक्ष के ऊपर ऐसा कोई बिंदु नहीं है, लेकिन यहाँ पर x अक्ष के ऊपर तो बिंदु बन करके आ रहा है और ये वास्तविक मान के रूप में हमारे पास में आ रहा है और वो एक ही मान है, तो एक जीवा ऐसी संभव होगी। ठीक है सर। तो जैसा अभी आज की इस क्लास में बात की, तो एक सवाल हमारा पहले भी लंबा प्रश्न था, टेक्निकल था, टिपिकल प्रश्न था और मैं समझता हूं कि पेपर का सबसे टिपिकल प्रश्नों में से वो एक प्रश्न रहा होगा और ये भी आपका एक लंबा प्रश्न आपका है। ठीक है जी। तो चलिए, तो कुल मिलाकर के लगभग सर अपने 27-28 प्रश्नों में से 5 से 6 प्रश्न ही ऐसे रहे जहां पर आपके दिमाग पर जोर आ रहा है। और मैं ये बार बार इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आपका भरोसा अपने ऊपर रहना चाहिए कि हाँ निश्चित रूप से हम इतने सवालों को ढूंढ पाएंगे, पहचान पाएंगे जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। वृत्त की त्रिज्या जो x प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1 द्वारा निरूपित वृत्तों को स्पर्श करती है। देखिए सर, ये प्रश्न जो है बेसिकली दो प्रश्नों को मिला करके आपको दे दिया। हमारे पास में देखिए जो चार वृत्त आपको नजर आ रहे हैं, बेसिकली प्लस माइनस के जब निशान होंगे ना तो चार वृत्त हैं। एक वृत्त देखो यहाँ पर x प्लस माइनस 1 और जब y प्लस माइनस 1 की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसका केंद्र क्या होंगे सर, ये बता दो मुझे।
केंद्र h और k के रूप में +-1, +-1। तो केंद्र एक रहा 1 1, दूसरा 1 -1, तीसरा -1 1 और चौथा -1 -1। ऐसे जो चार आपके केंद्र बनकर के आ रहे हैं, क्योंकि ये जो है +-1 दोनों स्थानों पर है। ठीक है, तो प्लस प्लस का पैर, माइनस माइनस का प्लस, माइनस माइनस प्लस का, तो कुल मिलाकर के सर हमारे जो है 4 वृत्त बन रहे हैं सर। एक वृत्त ऐसा बन रहा है इधर, दूसरा वृत्त इस प्रकार से है, तीसरा वृत्त हमारा ऐसा बनने वाला है और चौथा वृत्त हमारा ऐसा बनने वाला है, जिसके अंदर ये बिंदु जो है 1 1 इसका केंद्र है। दूसरा जो बिंदु, अच्छा इसकी त्रिज्या भी तो 1 है सर, इसलिए अक्षों को स्पर्श करने वाला ही है, तो ये -1 1 ऐसा है, यहाँ पर -1 -1 ये केंद्र है और यहाँ पर ये 1 और -1 की स्थिति बना रहा है। अब हमारा प्रश्न क्या कर रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जो इन वृत्तों को क्या करे, स्पर्श करे। तो हमारा एक नया वृत्त है, ये वाला वृत्त सर, समझ गए? जो आपका जो है पर्पल कलर से जो आपका मार्क हो रहा है, जो ब्लू कलर के रूप में आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, तो इस वृत्त की मुझे त्रिज्या ज्ञात करनी। तो बेसिकली ये प्रश्न जो है आप अपनी क्षेत्रमिति के प्रश्न में पढ़ा करते हैं, और मैं आपसे निवेदन ये करता हूं कि जब मैं इनको मिला लूंगा सर ऐसा, तो मुझे बताइए क्या बन गया सर, ये एक राइट ट्राइंगल आपका बन जाएगा। मैं ना केवल और केवल 3 वृत्तों के केंद्रों को मिलाने की बात कर रहा हूं, ए बी और सी, और ये आपका 90 डिग्री कोण हो गया। मुझे बताइए ये दूरी कितनी है ए से बी तक की, तो पता लगा ये ए से बी तक की दूरी 2 है। बी से सी तक की दूरी कितनी है, पता लगा ये दूरी भी 2 है। तो ऐसी स्थिति में बताओ ए सी कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं हम लोग। देखिए एक इकाई त्रिज्या वृत्त की यहां पर है, एक इकाई त्रिज्या वहां पर है, तो दोनों को मिलाकर के 2 1 1 इकाई त्रिज्या, क्योंकि यहां पर देखिए सर बराबर में ए स्क्वायर का फॉर्म है, तो इसका मतलब सभी चारों वृत्तों की त्रिज्या 1 1 है। तो कुल मिलाकर के ए बी 2 है और बी सी भी 2 है। मुझे यहां से इसका कर्ण ज्ञात करना है ए सी, और ए सी को जब ज्ञात करेंगे तो रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 और 4 मिलकर कितना हो गया सर 8, और 8 को मैं कह सकता हूं 2√2। अब देखिए सारा खेल यहीं पर है सर, AC अगर 2√2 के बराबर है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना सर, ये जो है O, इसका सेंटर पॉइंट हुआ या नहीं हुआ सर AC का? भाई AC का मध्य बिंदु तो हुआ ना सर, तो इसका मतलब O से A की दूरी क्या रहेगी सर आपकी? O से A की दूरी √2 रहेगी सर, क्योंकि 2√2 है और 2√2 में वर्गमूल 2 हिस्सा ऊपर है और वर्गमूल 2 नीचे हिस्सा रहा, तो OAC, तो OA जो रहा वो AC का आधा रहा, और AC का आधा यानी √2 रहा। तो मुझे चाहिए सर इस वृत्त की त्रिज्या, यानी अगर मैं इस बिंदु P की बात कर लेता हूं अब, तो बताइए OP क्या रहा, OP रहा OA माइनस AP रहा, और OA कितना है √2 और AP कितना है 1 के बराबर। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया √2 - 1 इकाई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एवरेज लेवल से ऊपर का प्रश्न था, लेकिन ऐसा नहीं था कि जिसको हम लोग नहीं सोच सके, नहीं कर सके। हाँ, दो चीजें मिक्स कर दी उसने, ज्योमेट्री के माध्यम से तो आपको वृत्तों की बात की, ज्योमेट्री के माध्यम से उसके त्रिज्याओं की बात कर ली, और उसके बाद अंदर वाले वृत्त को यानी थोड़ा सा क्षेत्रमिति की बात आपसे करवा दी, पाइथागोरस प्रमेय को आपको लगवा दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, है ना। मैं ऐसा करता हूं, एक त्रिभुज बना लेता हूं सर ऐसा, एक बिंदु A निर्देशांक 0,3, दूसरा बिंदु B -2,0, तीसरा बिंदु C 6,1 है, ठीक है ना। ऐसा एक बिंदु P है 2x, x के रूप में, है ना। ये भी अच्छा प्रश्न है सर। P एक बिंदु है 2x, x कोई बिंदु है, और ये कह रहा है A और P ये दोनों ही बिंदु BC के एक ही तरफ होंगे। तो मान लिया जैसे बिंदु P यहां पर है मेरा 2x, x। अब मुझे बताइए किसी बिंदु की रेखा के सापेक्ष जब स्थिति की बात करते हैं तो आप क्या करते हैं सर, बिंदु से उस रेखा को संतुष्ट करवाते हैं। अगर दोनों बिंदुओं के द्वारा संतुष्ट कराने पर आपका आंसर पॉजिटिव बनता तो एक दिशा में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो विपरीत दिशा में, दोनों नेगेटिव परिणाम आते हैं संतुष्ट करवाने पर तो दोनों एक दिशा में, यानी चिन्ह आपके एक जैसे होंगे तब काम चलेगा, है ना। या तो एक दिशा कब होगी, जब संतुष्ट करवाएंगे तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों फिर नेगेटिव हो। अब किसको संतुष्ट करवाओगे सर, आप किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं इस भुजा BC के रेस्पेक्ट में। तो मुझे सबसे पहले BC का समीकरण चाहिए। तो ये प्रश्न भी थोड़ा सा लंबा आपका प्रश्न रहा था। तो BC का समीकरण क्या रहा, y - y1 इज इक्वल टू
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये आपका जो है BC का समीकरण हम निकाल रहे हैं। तो y माइनस y1 0 हो गया, y2 माइनस y1 1 माइनस 0, x2 माइनस x1 6 माइनस माइनस 2 और x माइनस x1 का मतलब है -2। ठीक है जी। जब मैं इसको हल करता हूं तो देखिए पोजीशन क्या बन रही है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 और 2 8 हो गया। तो ये परिणाम रहा सर 8y बराबर में 1 से गुणा करने पर x प्लस 2। और जब मैं रेखा की बात कर रहा हूं BC का समीकरण, ठीक है ना, तो ये जो BC का समीकरण हमारा है उसको मैं यहां पर लिख रहा हूं सर। तो स्थिति क्या रहने वाली सर, x माइनस 8y प्लस 2 बराबर 0। ठीक है ना। अब देखिए बिंदु पहले A से बात करेंगे क्योंकि नंबरिकल वैल्यू है, उसका परिणाम क्या आएगा, है ना। तो A जो बिंदु है 0,3 से संतुष्ट करवा रहे हैं। तो स्थिति क्या रही सर, 0 माइनस 24 प्लस 2 यानी लेस देन 0 हो गया। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं बिंदु P 2xx, ठीक है, A की और होगा, A की और होगा। कब होगा सर A की और, तब आप इस बिंदु से यानी जो 2x, x है ये वाला बिंदु आपका, इससे जब आप इसको सेटिस्फाई करवाएंगे तो फिर से परिणाम आपका लेस देन यानी नेगेटिव परिणाम आपका बन करके आ जाए। तो चलिए मैं इसको संतुष्ट करवाता हूं। तो x के स्थान पर क्या रखेंगे, 2x माइनस 8, y के स्थान पर x प्लस 2 लेस देन 0 होना चाहिए। एक दिशा में होना, जो अभी हमने बात की थी, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव आना चाहिए। और जब मैं इसको हल करता हूं तो यहां से क्या रहा सर, माइनस का 6x हो गया, प्लस का 2 लेस देन आपका 0 हो गया, पक्षांतरण के बाद में माइनस 6x लेस देन -2 हो गया। माइनस को हटा देंगे हम लोग तो पोजीशन क्या बन रही है हमारी, 6x असमीका का निशान बदल गया, ग्रेटर देन 2 हो गया। और x का जो मान हुआ ग्रेटर देन कितना हो गया, 1/3 हो गया। तो x ग्रेटर देन 1/3 ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का आंसर है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये लगा कि दो बिंदु किसी रेखा के सापेक्ष एक दिशा में होंगे तो दोनों को संतुष्ट करवाने पर या तो परिणाम दोनों के लिए पॉजिटिव रहेगा या दोनों के लिए नेगेटिव परिणाम रहेगा। और विपरीत दिशा में होने पर अगर पहला परिणाम पॉजिटिव है तो दूसरे के लिए परिणाम नेगेटिव, और पहले का नेगेटिव है तो दूसरे का पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ पर लंबा इस कारण से हो गया कि मुझे इस BC का समीकरण ज्ञात करना पड़ा, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को यूज करना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर अगले प्रश्न के रूप में। ये जो बिंदु आपके पास में है ये बिंदु कहां पर स्थित है। अब आप ध्यान करें कि ये जो बिंदु है आपका a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और यहां पर है a sin थीटा माइनस b cos थीटा। इस बिंदु की बात कर रहे हैं, चूंकि ये x कोऑर्डिनेट है तो ये आपका x का मान है, और ये y कोऑर्डिनेट है तो ये y का मान है। तो आपका प्रश्न ये कहता है x बराबर कौन है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, x कोऑर्डिनेट x का मान, y कोऑर्डिनेट y के मान के लिए a sin थीटा माइनस b cos थीटा। ठीक है। इन दोनों को क्या करना चाहूंगा मैं, वर्ग कर जोड़ने की बात कर रहा हूं। और जैसे ही वर्ग करके जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट हैंड साइड में a प्लस b का होल स्क्वायर, जो कि क्या रहने वाला है सर, a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। और यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर करने वाले हैं, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब हुआ a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। और यहां से 2ab साइन थीटा कॉस थीटा आपका कट गया। जब मैं इसको देखता हूं तो पोजीशन क्या बनती है सर, लेफ्ट हैंड साइड में हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट हैंड साइड में जब मैं इसको देखता हूं यहां से a स्क्वायर कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो कि 1 के बराबर हुआ, तो ये इसको a स्क्वायर कर लिया, और इस स्थान से आपका b स्क्वायर इन दोनों पदों में से कॉमन आ गया, और b स्क्वायर कॉमन आकर क्या बचा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो कि 1 के बराबर हो गया। अब मुझे बताइए ये समीकरण किसकी है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सम कांस्टेंट हो गया। और आपके दिमाग में आना चाहिए जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सम कांस्टेंट है, ये हमारा प्रश्न वृत्त की बात करता है। ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का उत्तर है। ठीक है सर। तो चलिए आज की इस क्लास के अंदर हम लोग इतनी बात करने वाले हैं। अगली क्लास के अंदर जो 2016 की सीरीज चल रही है उसके आगे के कुछ प्रश्नों के बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे। तो चलिए याद रखेंगे आपका अपना YouTube चैनल
मैथ्स बाय भावेश सर। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्नचित रहें। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।